तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है पॉवर्टी एज अ चैलेंज। यानी कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि आखिर जो पॉवर्टी है यानी गरीबी है उसे हम चैलेंज के रूप में देखते हैं और क्यों देखते हैं ये और इसके क्या आयाम हैं, इन सभी चीज़ों को इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं इस चैप्टर का ओवरव्यू, यानी कि इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है इस चीज़ को हम देख लेते हैं। ओवरव्यू में हमें बताया गया है कि ये जो चैप्टर है डील करता है इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट चैलेंज, यानी कि जो सबसे बड़े चैलेंज है इंडिया के, इंडिपेंडेंट इंडिया के, उसके बारे में, यानी कि पॉवर्टी के बारे में। तो सबसे पहले हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ेंगे और पॉवर्टी के जो अलग अलग तरह के प्रॉब्लम्स है, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी चीज़ों को एग्जाम्पल के ज़रिए समझने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम चैप्टर में देखेंगे कि जो सोशल साइंसेज हैं, यानी कि जो हम समाज के बारे में पढ़ते हैं, जब समाज के जो स्टडीज़ होते हैं उनमें पॉवर्टी को किस तरीके से देखा जाता है। और इसके बाद हम पॉवर्टी ट्रेंड्स देखेंगे इंडिया में। और इसके साथ ही हम देखेंगे कि पॉवर्टी के क्या कॉजेज़ हैं और जो एंटी पॉवर्टी मेजर्स लिए जाते हैं, यानी पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए जो काम किए जाते हैं सरकारों द्वारा, उन सभी चीज़ों को देखेंगे। और इसके बाद अंतिम में हम देखेंगे कि जो पॉवर्टी है, पॉवर्टी का कंसेप्ट, ऑफिशियल कंसेप्ट, और जो रियलिटी में ह्यूमन पॉवर्टी होता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ते हैं इन सभी चीज़ों को। तो आइए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन के साथ। तो देखिए इंट्रोडक्शन में बताया गया है कि हम अपने डेली लाइफ में हम बहुत सारे ऐसे लोगों से मिलते हैं या बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जिन्हें कि हम गरीब समझते हैं। वो लैंडलेस लेबरर्स भी हो सकते हैं गाँवों में, या फिर वैसे लोग भी हो सकते हैं जो कि ओवरक्राउडेड झुग्गी में रहते हैं जहाँ पर बहुत भीड़ होती है शहरों के इलाकों में। वो डेली वेजेस वर्कर्स भी हो सकते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पर, या फिर चाइल्ड वर्कर्स भी हो सकते हैं ढाबाज में। आप ढाबा में गए होंगे तो वहाँ पर आपको बच्चे काम करते हुए मिल गए होंगे कई बार। तो वो बच्चे भी क्या होते हैं, वो भी पॉवर्टी के शिकार होते हैं। और इसके अलावा बेगर्स भी हो सकते हैं, बच्चों के साथ जो कि फटे हाल रहते हैं, उनके कपड़े फटे हुए रहते हैं, पुराने रहते हैं। तो वो सभी क्या हैं, पॉवर्टी के एग्जाम्पल्स हैं। और हम पॉवर्टी को अपने चारों ओर देखते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि इंडिया में बहुत सारे लोग पॉवर्टी में है, यानी कि बहुत सारे लोग क्या हैं, गरीब हैं। और अगर हम संख्या की बात करें, नंबर्स की बात करें, तो इंडिया में हर चौथा व्यक्ति जो है वो क्या है, गरीब है, पुअर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इंडिया में 125 करोड़ 130 करोड़ आबादी है तो उसमें से करीब 32 से 33 करोड़ लोग क्या हैं, गरीब हैं। और तो आप सोच समझ सकते हैं, यानी कि ये नंबर काफ़ी है ये बताने के लिए कि इंडिया में ये जो प्रॉब्लम है पॉवर्टी का, गरीबी का प्रॉब्लम है, ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है। और इंडिया के सरकार के लिए या फिर जो इंडिया है उसके लिए ये कितना बड़ा हेडेक है, कितना बड़ा परेशानी है। और एक बात आप ये भी जान लीजिए कि पूरे वर्ल्ड में अगर हम देखें तो इंडिया के पास एक जगह पर सबसे ज़्यादा गरीबों की संख्या है। और इतनी बड़ी संख्या, यानी कि करीब 30 करोड़ और 32 करोड़ की हम बात कर रहे हैं, इतने गरीब सिर्फ और सिर्फ इंडिया में। तो सोच सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया कितना पीछे है और इंडिया को कितना आगे अभी जाना है। और इस प्रॉब्लम के सीरियसनेस को भी आप समझ सकते हैं। इसके बाद आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल में हम देखेंगे अर्बन एग्जाम्पल, यानी कि शहरों में गरीबी कैसी होती है। और इसके बाद अब हम देखेंगे कि गाँवों में जो गरीबी होती है वो कैसी होती है। यहाँ पर हमें दो टिपिकल केसेस देखने हैं, एग्जाम्पल देखने हैं, जो कि जनरली आपको ऐसे ही एग्जाम्पल आप अगर शहर में भी जाएंगे तो देखने को मिलेंगे और गाँव में भी जाएंगे तो देखने को मिलेंगे। तो आइए हम सबसे पहले अर्बन एग्जाम्पल देखते हैं, यानी शहरों में जो गरीब होते हैं उनकी डेली लाइफ कैसी होती है, उनके फैमिली की कंडीशन क्या होती है, इस चीज़ को देखते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल में हम देखने वाले हैं एक व्यक्ति का एग्जाम्पल जिसका नाम है रामशरण, जो कि 33 साल का है, 33 ईयर्स ओल्ड है। और वो एक डेली वेज लेबर के रूप में काम करता है व्हीट फ्लोर मिल में, रांची के पास, झारखंड में। और वो करीब 1500 रुपये महीने का कमा लेता है अगर उसे एम्प्लॉयमेंट मिले, और जो कि ऑफर नहीं है। इसका मतलब उसे ऐसा नहीं है कि हमेशा काम मिल ही जाता है, वो 30 डेज काम ही करता है, नहीं। उसे जब काम मिलता है तब वो 1500 रुपये कमा लेता है, लेकिन उसे जनरली जल्दी काम मिलता नहीं है। और ये जो पैसा है 1500 रुपये, ये उसके परिवार के लिए काफ़ी नहीं है। उसका परिवार जो है वो काफ़ी बड़ा है और उसमें परिवार में 6 लोग हैं, जिसमें एक वो है, उसकी वाइफ है और 4 बच्चे हैं। और जो बच्चे हैं वो 12 साल से लेकर 6 महीने के बीच में हैं। और इस एज के होने की वजह से उन्हें न्यूट्रिशन काफ़ी ज़्यादा संख्या में चाहिए। और इसके अलावा ऐसा नहीं है कि सिर्फ 6 लोग उसके परिवार में हैं, इसके अलावा उसके ओल्ड पेरेंट्स भी रहते हैं, यानी उसके माँ बाप रहते हैं रामगढ़ के पास गांव में। और उसे अपने माँ बाप के पास भी पैसे भेजने होते हैं ताकि वो अपना खर्चा चला सके। और उसके जो फादर थे वो एक लैंडलेस लेबरर थे, जो कि अब डिपेंड करते हैं रामशरण के ऊपर, उसके भाई के ऊपर, जो कि हजारीबाग में रहता है अपने खर्चे के लिए। और जो रामशरण है वो
एक रूम वाले मकान में रहता है, उसके घर में सिर्फ एक रूम है और जो उसने रेंट किया हुआ है क्राउडेड बस्ती में, शहर के बाहरी इलाके में, और वो एक टेम्प्ररी घर है जिसको कि ब्रिक्स और क्ले टाइल से मिलाकर बनाया गया है। और इसके साथ ही जो उसकी वाइफ है संता देवी, वो पार्ट टाइम मेड के रूप में काम करती है कुछ घरों में और वो करीब 800 रुपये महीने का कमा लेती है। और वो मुश्किल से, यानी जी ये जो परिवार है ये मुश्किल से दाल और चावल उसे दिन में 2 बार नसीब होता है। और ऐसा नहीं है कि वो भरपेट उन्हें भोजन मिलता है, और कभी कभार ही ऐसा होता है कि वो भरपेट भोजन करते हैं। और उसका जो बड़ा बेटा है वो एक टी शॉप में हेल्पर के रूप में काम करता है ताकि वो अपने फैमिली इनकम को सप्लीमेंट कर सके, और वो करीब 300 रुपये महीने का कमा लेता है। और वहीं जो उसकी 10 साल की बेटी है वो अपने 2 छोटे भाई बहनों का ख्याल रखती है। और इन सभी बच्चों में से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि स्कूल जाता है, यानी कि सभी बच्चे एजुकेटेड नहीं हैं। और ये सभी लोग जो हैं इनके पास सिर्फ 2 पेयर्स कपड़े हैं और वो भी पुराने कपड़े हैं, यानी कि दूसरे लोगों द्वारा जो पहने हुए पुराने कपड़े हो जाते हैं वैसे कपड़े हैं। और नए कपड़े तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने जो कपड़े हैं वो बिल्कुल अनवियरेबल हो जाते हैं। और जो शूज़ हैं वो एक लग्जरी है, यानी कि जनरली वो शूज़ पहनते नहीं हैं, और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि उन्हें शूज़ मिल जाए चाहे वो पुराने हो या फिर नए हो। और जो यंगर किड्स हैं, यानी जो 2 छोटे बच्चों की मैं बात कर रहा था, वो अंडर नरिश्ड हैं, यानी कि जितना उन्हें न्यूट्रिशन मिलना चाहिए उतना उन्हें न्यूट्रिशन मिल नहीं रहा है। और इसके साथ ही उनके पास कोई हेल्थ केयर की सुविधा नहीं है, अगर वो बीमार हो जाते हैं तो वो कहीं पर जा भी नहीं सकते हैं। तो देखिए ये हमने एग्जाम्पल देखा शहर का, कि शहर में कैसी गरीबी होती है और कि लोगों की क्या परेशानी होती है। और इसके बाद अब हम देखेंगे रूरल एग्जाम्पल, यानी कि गाँव में अगर कोई गरीब है तो वो कैसा हो सकता है। तो यहाँ पर हम एक व्यक्ति का एग्जाम्पल देखने वाले हैं जिसका नाम है लखा सिंह। और लखा सिंह एक छोटे गांव में रहता है मेरठ के पास, उत्तर प्रदेश में। उसकी जो फैमिली है उसके पास कोई भी ज़मीन नहीं है, और इस वजह से वो बड़े फार्मर्स के यहाँ काम करते हैं। और काम जो है वो उतना ख़ास नहीं है, और उसकी इनकम जो है वो भी उतनी ख़ास नहीं है। और उसे करीब 50 रुपये मिलते हैं अगर वो पूरे दिन हार्डवर्क करता है। लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमेशा उसे 50 रुपये मिलते हैं, ये कभी कभार उसे 50 रुपये मिल जाते हैं। लेकिन जनरली जब वो काम करता है तो उसे कुछ केजीज वीट मिल जाते हैं, दाल मिल जाता है, या फिर वेजिटेबल्स मिल जाते हैं पूरे दिन फार्म में काम करने के बाद। और ये जो फैमिली है ये फैमिली 8 लोगों की है, और इससे भी 2 वक्त का खाना बहुत ही मुश्किल से मिलता है। और इसके साथ ही जो लखा सिंह है वो कच्चे हाउस में रहता है, कच्चे घर में रहता है, जैसा कि मिट्टी के घर आपने देखे होंगे कच्चे घर, वैसे घर में गांव के बाहरी इलाके में। और जो परिवार की महिलाएं हैं वो जो चारा काटने में दिन गुजारती हैं, या फिर फायरवुड्स कलेक्ट करने में दिन गुजारती हैं। और उसके जो फादर थे वो एक टीबी पेशेंट थे जो कि 2 साल पहले गुजर गए क्योंकि उन्हें प्रॉपर मेडिकेशन नहीं मिलने पाया। और उसकी जो माँ है वो अब सफ़र करती है इसी डिजीज़ से, और धीरे धीरे उसका जो लाइफ है वो भी एक तरीके से ख़त्म हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर बात ये भी है कि गांव में ऐसा नहीं है कि एजुकेशन नहीं है, सुविधा प्राइमरी स्कूल नहीं है। प्राइमरी स्कूल गांव में है, लेकिन लखा सिंह कभी वहाँ पर गया नहीं है। और इसका रीज़न ये है कि वो जब बच्चा था, करीब 10 साल का था, तभी से उसे पैसे कमाना शुरू करना पड़ा था उसकी फैमिली कंडीशन की वजह से। और नए क्लोथ जो हैं वो ऐसा नहीं है कि वो रेगुलरली पहनते हैं, वो कई सालों में एक बार अगर नए क्लोथ वो ख़रीद लें तो ये बहुत ही बड़ी बात है। और इनके परिवार के लिए, लखा सिंह के परिवार के लिए सोप और ऑयल जो है ये भी बहुत एक बड़ी बात है। जनरली परिवार को मिलता नहीं है सोप और ऑयल यूज़ करने के लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पर आपको बताया गया कि आप दोनों पॉवर्टी के केसेस को पढ़ें और इन सभी और डिस्कस करें इन सभी टॉपिक्स जो हैं, इशूज़ जो है पॉवर्टी से रिलेटेड इनके साथ। तो देखिए ऊपर दोनों केसेस हमने पढ़ लिए, और इसके साथ ही यहाँ पर जो इशूज़ दिए गए हैं जैसे कि लैंडलेसनेस, अनएम्प्लॉयमेंट, साइज ऑफ फैमिली, लिटरेसी, पुअर हेल्थ, माल न्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर, हेल्पलेसनेस। तो आपको ये करना है कि आपको रिलेट करना है इन टॉपिक्स को, इन इशूज़ को इन दोनों कंडीशंस के साथ किस तरीके से रिलेट करते हैं। इसको आप खुद ही से कर लें, क्योंकि ये आपके लिए आप करेंगे तभी सही होगा। इसके बाद तो देखिए ये जो 2 टिपिकल केसेस हमने पढ़े, ये बहुत सारी चीज़ें बताती हैं पॉवर्टी के बारे में। क्या बताती हैं? तो देखिए पॉवर्टी का मतलब क्या होता है। पॉवर्टी का मतलब होता है कि लोग जो हैं वो भूख उनके पास काफ़ी ज़्यादा होती है, उनका जो
नीड है फूड का वो एक तरीके से पूरा नहीं हो पाता, और उनके पास लैक ऑफ शेल्टर भी होता है, यानी उनके पास एक अच्छा घर नहीं होता है। और ये एक ऐसा सिचुएशन भी है, पॉवर्टी एक ऐसा सिचुएशन भी है जहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं, और या फिर एक ऐसा सिचुएशन जहाँ पर कोई अगर बीमार व्यक्ति है वो अपना ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता है। पॉवर्टी का मतलब ये भी होता है कि परिवार के पास या फिर व्यक्ति के पास क्लीन वाटर नहीं है या फिर सैनिटेशन की सुविधा नहीं है। इसका मतलब ये भी होता है कि जो परिवार गरीब है या फिर कोई व्यक्ति अगर गरीब है, पॉवर्टी में है, तो उसके पास रेगुलर जॉब मिनिमम डिसेंट लेवल पर मौजूद नहीं है। यानी कि अगर हम लखा सिंह का एग्जाम्पल याद करें तो लखा सिंह को काम तो मिल जाता था, लेकिन काम के बदले जो पैसा मिलना चाहिए, जो उसे कंडीशन मिलना चाहिए, वो उतना अच्छा नहीं था, इसलिए वो गरीबी के माहौल में था। तो देखिए बाहर ऊपर की जो सभी चीज़ें हैं उसका मतलब ये है, उसका एक तरीके से मीनिंग ये भी हो सकता है कि ये जो लोग हैं, चाहे जो पॉवर्टी में रहते हैं, चाहे आप शहर की बात कर लें या फिर गांव की बात कर लें, ये एक हेल्पलेसनेस की सेंस में रहते हैं, कंडीशन में रहते हैं। यानी कि आप वैसा कंडीशन समझ सकते हैं जहां पर कोई भी व्यक्ति आपकी हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा है, आपको किसी तरीके से अपना जीवन गुजर बसर करना है और किसी तरीके से आपको रहना है। और जो गरीब लोग हैं वो एक ऐसे सिचुएशन में रहते हैं जहाँ पर उन्हें सभी जगहों पर इल ट्रीट किया जाता है, उनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है, चाहे फार्म्स में, फैक्ट्रीज़ में, गवर्नमेंट ऑफिसेज़ में, हॉस्पिटल्स में, रेलवे स्टेशंस में, सभी जगहों पर। और ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति पॉवर्टी में रहना पसंद करता है, नहीं, कोई भी व्यक्ति पॉवर्टी में रहना पसंद नहीं करता। और जो सबसे बड़ा इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए चैलेंज है तो वो है कि जो मिलियंस ऑफ लोग हैं, यानी करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं पॉवर्टी में रह रहे हैं, उनको किस तरीके से पॉवर्टी से बाहर निकाला जाए। और जो महात्मा गांधी थे वो हमेशा इंसिस्ट करते थे कि इंडिया जो है वो तभी ट्रूली इंडिपेंडेंट हो सकता है जब इंडिया का जो सबसे गरीब व्यक्ति है वो ह्यूमन सफरिंग से फ्री हो जाए, उसे किसी भी तरीके की परेशानी ना हो। तो इसके बाद अब हम देखते हैं इसी का नेक्स्ट टॉपिक है पॉवर्टी एज सीन बाय सोशल साइंटिस्ट, यानी जो सोशल साइंटिस्ट हैं उनके द्वारा पॉवर्टी को किस तरीके से देखा जाता है और पॉवर्टी के बारे में स्टडी किस तरीके से किया जाता है। तो देखिए पॉवर्टी के बहुत सारे आयाम हैं, बहुत सारे रूप हैं, तो इस वजह से जो सोशल साइंटिस्ट हैं उसको अलग अलग तरीके के इंडिकेटर्स के ज़रिए देखते हैं। तो जनरली जो इंडिकेटर यूज़ किए जाते हैं पॉवर्टी को नापने के लिए वो है इनकम का लेवल और कंजम्पशन का लेवल। लेकिन आज अगर हम बात करें तो अब पॉवर्टी को देखने के लिए अलग अलग दूसरे सोशल इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है, दूसरे सोशल इंडिकेटर्स का यूज़ किया जाता है, जैसे इलिटरेसी लेवल, जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मालन्यूट्रिशन का प्रॉब्लम, या फिर हेल्थ केयर की जो सुविधा है वो कितना मिलता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए कितना है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर उनको कितना मिलता है, सैनिटेशन की सुविधा है या नहीं है। और एनालिसिस जो होता है पॉवर्टी का वो बेस होता है सोशल एक्सक्लूजन पर और वल्नरेबिलिटी पर। तो ये धीरे धीरे बहुत ही कॉमन हो रहे हैं और इसी चीज़ को हम आगे पढ़ने वाले हैं, यानी कि सोशल एक्सक्लूजन और वल्नरेबिलिटी को। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं सबसे पहले सोशल एक्सक्लूजन को। तो देखिए इस कंसेप्ट के अनुसार पॉवर्टी जो है उसको इस तरीके से देखना चाहिए कि जो गरीब लोग हैं, यानी जो पुअर लोग हैं, उनको पुअर सराउंडिंग में ही रहना पड़ता है, गरीब लोगों के साथ ही, पुअर लोगों के साथ ही, और उनको एक तरीके से एक्सक्लूड कर दिया जाता है वैसे लोगों द्वारा जो कि बेटर ऑफ हैं, यानी कि उनकी कंडीशन अच्छी है, वो गरीब नहीं है, तो वैसे सोसाइटी में ये रह नहीं सकते हैं, वैसे सराउंडिंग्स में। और जो सोशल एक्सक्लूजन है वो एक तरीके से कॉज भी हो सकता है और एक तरीके से कंसिक्वेंस भी हो सकता है पॉवर्टी का, यानी कि पॉवर्टी का रीज़न भी हो सकता है सोशल एक्सक्लूजन, और पॉवर्टी का एक तरीके से रिजल्ट भी हो सकता है यूजुअल सेंस में अगर हम बात करें तो। और अगर हम बात करें तो ये एक तरीके का प्रोसेस है जिसके ज़रिए कोई भी इंडिविजुअल या फिर कोई भी एक समूह, लोगों का समूह, वो उसको बहुत सारे फैसिलिटीज़ से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, बेनिफिट से एक्सक्लूड कर दिया जाता है और अपॉर्चुनिटीज से एक्सक्लूड किया जाता है जो कि दूसरे लोगों को मिल रही हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जिन्हें कि बेहतर समझा जाता है। और सबसे टिपिकल एग्जांपल ये है कि सबसे जो अच्छा एग्जांपल है इस चीज़ का कि जो कास्ट सिस्टम है, कास्ट सिस्टम में आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, एक समूह ऐसा होता है जहाँ इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है वहाँ पर एक समूह होता है, उसको कुछ फैसिलिटीज़ से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, यानी कुछ एक समूह को फैसिलिटीज़ मिलती हैं बहुत सारी, लेकिन दूसरे समूह को नहीं मिलती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है पॉवर्टी का इंडिया में। और सोशल एक्सक्लूजन एक तरीके से
ज़्यादा डैमेज करता है वेरी लो इनकम होने के मुकाबले। तो इसको मैं थोड़ा क्लियरली समझा दूं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। देखिए, सोशल एक्सक्लूज़न है क्या? तो सोशल एक्सक्लूज़न एक कंसेप्ट है। इस कंसेप्ट में ये कहा जाता है कि जो गरीब लोग हैं उन्हें गरीबों के आसपास ही रहना पड़ता है, गरीबी के कंडीशन में ही रहना पड़ता है, और उन्हें अमीर लोगों के सोसाइटी से एक्सक्लूड कर दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है, या फिर वो अमीरों के साथ रह नहीं सकते हैं उनके सराउंडिंग में। और सोशल एक्सक्लूज़न जो है, यानी कि इसका हिंदी क्या होगा? एक्सक्लूज़न आप सिंपली समझ रहे होंगे कि बहिष्कार सिंपली कह सकते हैं। तो ये देखिए, सोशल एक्सक्लूज़न जो है ये एक तरीके से कॉज भी है, यानी पॉवर्टी होने का रीज़न भी है, और पॉवर्टी के वजह से सोशल एक्सक्लूज़न होता भी है, यानी दोनों चीज़ है। और सिंपली अगर हम समझें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी एक व्यक्ति को या फिर लोगों के समूह को कुछ खास फैसिलिटीज़ से, बेनिफिट से या फिर अपॉर्चुनिटीज़ से बाहर कर दिया जाता है, एक्सक्लूड कर दिया जाता है, जो कि दूसरे लोगों को मिलती हैं। जैसे कि कुछ खास फैसिलिटीज़ अमीरों को मिलती हैं लेकिन गरीबों को नहीं मिलती हैं। चाहे हम बात कर लें एजुकेशन की, अच्छे एजुकेशन की, हेल्थ केयर की बात कर लें, और भी दूसरी चीज़ों की बात कर लें। और इस चीज़ का जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है इंडिया का कास्ट सिस्टम। इंडिया के कास्ट सिस्टम को अगर आप देखें, आज के पुराना जो कास्ट सिस्टम के बारे में हम पढ़ते हैं या फिर आप देखते होंगे, उसमें आप जानते ही होंगे कि जो हायर कास्ट के लोग थे उनको एजुकेशन की सुविधा मिलती थी, उनको सैनिटेशन की सुविधा मिलती थी, और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती थी। लेकिन जो नीचे कास्ट के लोग थे उन्हें ये सभी फीचर्स नहीं मिलते थे। उन्हें ये सभी चीज़ें जो थी, जो कि एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेली लाइफ के लिए, वो चीज़ें नहीं मिलती थी। तो यही चीज़ आज भी होता है, लेकिन ये अलग रूप में होता है। आज यहाँ पर हमारे सामने ये नहीं कह सकते कि कास्ट सिस्टम इंडिया में है, लेकिन एक तरीके से फाइनेंशियली कास्ट सिस्टम मौजूद है, क्योंकि अमीर और गरीब का आज फ़र्क हो चुका है। और सोशल एक्सक्लूज़न जो है वो एक तरीके से गरीब होना, यानी कम इनकम होने से ज़्यादा डैमेज करता है। जो सोशल बहिष्कार है वो ज़्यादा डैमेज करता है। तो मुझे लगता है इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब हम देखने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक, वल्नरेबिलिटी। तो देखिए, पढ़ते हैं इस टॉपिक को। तो देखिए, वल्नरेबिलिटी का सिंपली मीनिंग होता है असुरक्षा, इस चैप्टर के हिसाब से। तो देखिए, असुरक्षा क्या है? तो ये देखिए, पॉवर्टी का एक मेज़र है। तो ये डिस्क्राइब करता है कि कुछ खास कम्युनिटीज़ जो हैं या फिर कुछ खास इंडिविजुअल, वो एक तरीके से उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, जब उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है गरीब बनने की या फिर गरीब रह जाने की कुछ खास कंडीशंस में आने वाले सालों में। तो ये कुछ खास जो कम्युनिटीज़ के कौन से हैं, जैसे कि बैकवर्ड कास्ट हो गए, या फिर इंडिविजुअल्स कौन से, जैसे कि कोई विडो हो गए, या फिर फिजिकली हैंडीकैप्ड पर्सन हो गया। तो इनके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि ये या तो आने वाले सालों में गरीब बन जाएं या फिर गरीब एक तरीके से रह जाएं। तो इन्हीं के बारे में हम देखने वाले हैं। तो देखिए, वल्नरेबिलिटी जो है वो एक तरीके से वल्नरेबिलिटी सिंपली मीनिंग असुरक्षा, इसको डिटरमाइन किया जाता है ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं अलग अलग कम्युनिटीज़ के लिए। एक तरीके से उनके पास जो अल्टरनेट लिविंग का एक तरीके से ऑप्शन है, चाहे वो एसेट के मामले में हो, या फिर एजुकेशन के मामले में, हेल्थ के मामले में, या फिर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के मामले में। और इसके बाद इसको एनालाइज इस बात पर भी किया जाता है कि उनके पास एक तरीके से ज़्यादा रिस्क होता है उनके ऊपर, जब जो ये ग्रुप होता है ये ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करता है नेचुरल डिसास्टर के समय में, जैसे कि अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गया, या फिर टेररिज्म अटैक हो गया। इन सभी चीज़ों के कंडीशंस में, ये फॉर एग्जांपल अगर कोई सुनामी आता है तो ये जो समूह है लोगों का ये ज़्यादा अफेक्ट होता है, या फिर इनके ऊपर ज़्यादा प्रभाव होता है मुकाबले कि वैसे लोग जो कि वेल ऑफ हैं या फिर जो कि असुरक्षा के कंडीशन में नहीं आते हैं। और इनके पास इन एक एनालिसिस ये भी बताता है कि इनका जो सोशल और इकोनॉमिक एबिलिटी है वो इन सिचुएशंस को या फिर इन रिस्क को एक तरीके से हैंडल आसानी से नहीं कर पाता है। और अगर हम बात करें तो वल्नरेबिलिटी जो है वो एक तरीके से डिस्क्राइब करता है ज़्यादा प्रोबेबिलिटी कि ये लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे दूसरे लोगों के मुकाबले जब बुरा समय सभी लोगों के लिए आता है, जैसे कि फ्लड आ गया, या फिर अर्थक्वेक आ गया, या फिर जब जॉब्स की कमी हो गई, इस तरीके के सिचुएशन आते हैं तो ऐसे लोग जो हैं वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं। तो यही
टॉपिक था असुरक्षा, यानी वैसे लोगों का के लिए असुरक्षा जो कि वेल ऑफ नहीं है, जिनके पास प्रॉब्लम्स हैं। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं टॉपिक हमारा पॉवर्टी लाइन, क्योंकि इसके पहले यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था। और आइए हम शुरुआत करते हैं इस टॉपिक को, पॉवर्टी लाइन को। तो देखिए ये जो हमारा डिस्कशन है पॉवर्टी का, उसके आसपास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ रहता है, वो है पॉवर्टी लाइन। तो आखिर ये पॉवर्टी लाइन होता क्या है? तो देखिए ये एक कॉमन मेथड होता है, एक कॉमन तरीका होता है जिसके ज़रिए हम पॉवर्टी को नापते हैं। और इसका आधार ये होता है कि कोई भी व्यक्ति है या कोई फैमिली है, उसका इनकम कितना है और उसका कंजम्पशन कितना है, यानी वो कितना कमाता है और कितना खर्च करता है। और इसी के लेवल को नापते हैं हम पॉवर्टी लाइन के ज़रिए। एक कोई भी व्यक्ति जो है उसको पुअर तब समझा जाता है जब उसका जो इनकम है या फिर कंजम्पशन लेवल जो है, यानी उसका खर्च जो है, वो एक मिनिमम लेवल के नीचे चला जाता है, जिसे कि हम जनरली पॉवर्टी लाइन कहते हैं। पॉवर्टी लाइन के अगर नीचे उसका इनकम है और कंजम्पशन है तो वो क्या है, वो गरीब है। और ये मिनिमम लेवल क्या होता है? तो देखिए मिनिमम लेवल एक सीमा होता है, एक इनकम का सीमा होता है, खर्च का सीमा होता है, जिसमें आप जो बेसिक नीड्स हैं उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। तो देखिए बेसिक नीड का मतलब क्या हुआ? आप मान लीजिए 100 रुपये कमाते हैं और 100 रुपये में आप खुद के ऊपर या अपने परिवार में सभी लोगों को अगर खाना नहीं खिला पा रहे हैं, सभी लोगों को जितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है खाने में वो आप नहीं पूरा कर पा रहे हैं, आप हेल्थ पूरा नहीं करने पा रहे हैं, सभी चीज़ें नहीं अगर पूरा करने पा रहे हैं, तो 100 रुपये के नीचे की जो कमाई होगी, मान लीजिए आप 60 रुपये कमाते हैं, 70 रुपये कमाते हैं, तो आप गरीब हैं। और अगर 100 रुपये से आप 110 120 कमाते हैं तो आप पुअर नहीं समझे जाएंगे, क्योंकि आप बेसिक नीड्स उतने रुपए में आप पूरा कर लेंगे। तो यही देखिए, यही एक क्राइटेरिया है जिसके ज़रिए ये चीज़ नापा जाता है कि कोई व्यक्ति अमीर है या फिर गरीब है। तो देखिए क्या ज़रूरी है और बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए, मतलब बेसिक नीड्स में कितना खाना किसी को चाहिए, कितना उसके कमाई होनी चाहिए, ये अलग अलग समय पर अलग अलग रहा है और अलग अलग देशों में अलग अलग इसका क्राइटेरिया है। इसलिए जो पॉवर्टी लाइन है, पॉवर्टी लाइन जो है वो समय के साथ और जगह के साथ चेंज होता है। जैसे इंडिया में जो पॉवर्टी लाइन का जो क्राइटेरिया है और जो सीमा है वो आपका चाइना से अलग है, यूएसए से अलग है और भी दूसरे देशों से अलग है। और इसके अलावा जितने भी कंट्रीज़ हैं वो अलग अलग इमेजिनरी लाइंस यूज़ करते हैं इस बात के लिए, चेक करने के लिए कि उस देश में कितने लोग गरीब हैं, कितने लोग की उतनी कमाई है, और वो अपने हिसाब से देखकर चेक करते हैं, मतलब अपने हिसाब से तय करते हैं कंट्री में महंगाई कितनी है, कितने में कौन सा सामान मिलता है, इस हिसाब से। और फॉर एग्ज़ाम्पल कोई व्यक्ति जो है, अगर आप यूएसए में जाएं तो ऐसा हो सकता है कि यूएसए में अगर आप कार नहीं रखते हैं तो आपको गरीब समझा जाएगा कि आप बहुत गरीब आदमी हैं, आपके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन इंडिया में अगर आप बात करें तो कार अगर आप रखते हैं तो आप ऐसा नहीं है कि गरीब हैं, आप बहुत अमीर आदमी हैं। ये एक लग्जरी आइटम है इंडिया में, लेकिन यूएसए में ऐसा हो सकता है कि आपको कार नहीं होने पर गरीब समझा जाए। और जब पॉवर्टी लाइन को डिटरमाइन किया जाता है, तय किया जाता है इंडिया में, तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति के लिए मिनिमम लेवल कि फूड कितना ज़रूरी है, क्लोथिंग कितना ज़रूरी है, फुटवेयर ज़रूरी है, फ्यूल, लाइट, एजुकेशनल और मेडिकल रिक्वायरमेंट जो है, इसके लिए उसे कितने पैसे की ज़रूरत है एक महीने में या फिर रोज़ाना। और यानी एक आदमी को चलने के लिए, एक आदमी को चलाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। तो ये देखिए, ये जो फिज़िकल क्वांटिटीज़ हैं इनको मल्टीप्लाई किया जाता है इनके पैसे से रुपीज़ में, और उसके बाद फिर तय किया जाता है कि कितने पैसे के नीचे कमाने वाले लोग जो हैं वो उनको गरीब समझा जाएगा और कितने पैसे के ऊपर कमाने वाले लोगों को गरीब नहीं समझा जाएगा। तो देखिए, आज जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है फूड रिक्वायरमेंट तय करने के लिए पॉवर्टी लाइन एस्टिमेट करते समय, वो ये है कि एक व्यक्ति को कितनी कैलोरीज़ की ज़रूरत है और वो कैलोरीज़ किन किन फूड से ले सकता है। जैसे वो अगर सीरियल्स लेता है, पल्सेस लेता है, वेजिटेबल्स लेता है, मिल्क लेता है, ऑयल लेता है, शुगर लेता है, तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को ख़रीदने में कितने पैसे खर्च होंगे एक व्यक्ति के मिनिमम रिक्वायरमेंट के हिसाब से, फिर उस हिसाब से रेट तय किया जाता है कि कितना जो इनकम होगा तब उसे गरीब नहीं समझा जाएगा और कितना इनकम से नीचे व्यक्ति को गरीब समझा जाएगा। तो देखिए, जो कैलोरी नीड है वो एक तरीके से वैरी करता है एज के ऊपर, सेक्स के ऊपर और टाइप ऑफ वर्क, यानी कि किस तरीके का काम कोई व्यक्ति करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई बच्चा है तो उसका कैलोरी नीड एक बड़े आदमी से अलग है, मेल और फीमेल में कैलोरी नीड अलग है, और क्या काम करता है इस बात पर से भी अलग है, यानी कि कितना हार्ड वर्क करता है, कितना कम वर्क करता है इस बात पर। और जो एक एवरेज
जो एक माना गया है कैलोरी रिक्वायरमेंट इंडिया में, वो है 2400 कैलोरीज पर पर्सन। यानी एक व्यक्ति को डेली 2400 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है रूरल एरियाज़ में, और 21 कैलोरीज़ की ज़रूरत होती है अर्बन एरियाज़ में। क्योंकि जो रूरल एरियाज़ में लोग रहते हैं वो खुद को ज़्यादा इंगेज करते हैं फिज़िकल वर्क में, इसलिए कैलोरीज रिक्वायरमेंट जो है रूरल एरियाज़ में उसको हायर समझा जाता है, माना जा गया है अर्बन एरियाज़ से। और इसके साथ ही जो मॉनेटरी एक्सपेंडिचर है पर कैपिटा इन चीज़ों को ख़रीदने के लिए कैलोरी रिक्वायरमेंट के लिए फूड ग्रेन्स के मामले में, यानी कि कितने फूड्स उनको ज़रूरत होती है, इसको रिवाइज़ किया जाता है बार बार कुछ समय के बाद, ताकि प्राइस को कंसीडर किया जा सके, दाम किस चीज़ के कितने बढ़े हैं कितने घटे हैं। तो देखिए इस कैलकुलेशन के हिसाब से, यानी जितने भी ऊपर हमने कैलकुलेशन की बात की कि कितने कैलोरीज की ज़रूरत है, कितना मिनिमम फूड की ज़रूरत है, इन कैलकुलेशन के हिसाब से 2000 ईस्वी में जो पॉवर्टी लाइन तय किया गया था एक व्यक्ति के लिए, वो था 328 रुपये पर महीने। अगर कोई व्यक्ति 328 रुपये पर महीने कमाता है और खर्च करता है रूरल एरियाज़ में, तो उसे गरीब नहीं समझा जाएगा। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि उसे गरीब नहीं समझा जाएगा, उसके पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं समझा जाएगा। और अगर कोई अर्बन एरियाज़ में 454 रुपये कमाता है तो उसे पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं समझा जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो गरीब नहीं है, उसे सोशल बेनिफिट्स दिए जाएंगे अलग अलग तरह के, लेकिन उसे पॉवर्टी लाइन के नीचे नहीं समझा जाएगा। पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने का मतलब एक्सट्रीम गरीबी हो गई, बहुत ज़्यादा गरीबी। देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि हमने देखा कि रूरल एरियाज़ में हमें 2400 कैलोरीज़ की ज़रूरत है, लेकिन पैसे हमें कितने चाहिए, 328 रुपीज़। लेकिन अर्बन एरियाज़ में हमें 2100 कैलोरीज़ की ज़रूरत है, लेकिन पैसे कितने चाहिए, 454 रुपये, 454 रुपीज़। तो ऐसा क्यों है? तो इसका रीज़न ये है कि हमें शहरों में कम कैलोरी की ज़रूरत है, लेकिन शहरों में जो प्राइसेस हैं डिफरेंट चीज़ों के, उसके लिए ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ते हैं लोगों को। और इस तरीके से 2000 ईस्वी में अगर कोई फैमिली है 5 मेंबर्स का, रूरल एरियाज़ में अगर रहता है, तो अगर उस फैमिली का इनकम 1600 रुपये महीने के हैं 1640 रुपये पर मंथ हैं, तो उसे पॉवर्टी लाइन के नीचे समझा जाएगा। 1640 से नीचे अगर इनकम, तो पॉवर्टी लाइन के नीचे समझा जाएगा। और अगर कोई फैमिली अर्बन एरियाज़ में रहता है 5 मेंबर्स के साथ, और वो करीब 2270 रुपये कमाता है पर महीने अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए, तो उसे पॉवर्टी लाइन के नीचे समझा जाएगा। तो देखिए जो पॉवर्टी लाइन है, इसको एस्टिमेट किया जाता है बार बार करीब 5 सालों के अंतर पर, और हो सकता है इसके पहले भी चेंज किया जाए, इसके बाद भी चेंज किया जाए, उसको बार बार रिवाइज़ किया जाता है। और ऐसा किया जाता है सैम्पल सर्वेज करने के बाद। तो देखिए ये जो सैम्पल सर्वेज होते हैं, ये किए जाते हैं आपके नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, NSSO द्वारा। तो देखिए इसके बावजूद कंपैरिजन करने के लिए डिफरेंट कंट्रीज़ के बीच में जो बहुत सारे अलग अलग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, वो एक यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड यूज़ करता है पॉवर्टी लाइन के लिए। इसका मतलब जैसे कि हम इंडिया के गवर्नमेंट की बात करें, तो इंडिया गवर्नमेंट अपना सिस्टम यूज़ करता है, चाइना की गवर्नमेंट अपना सिस्टम यूज़ करता है, और USA का गवर्नमेंट अपना सिस्टम यूज़ करता है। लेकिन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो सभी देशों में काम करते हैं, और वो सभी देशों में पॉवर्टी लाइन को मेज़र करते हैं और कंपेरिजन करते हैं अलग अलग देशों में। इसलिए वो एक स्टैंडर्ड सिस्टम यूज़ करते हैं पूरे वर्ल्ड के लिए, और वो है $1 पर डे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति $1 पर डे से कम कमाता है, तो उसे पॉवर्टी लाइन के नीचे समझा जाएगा। इसके बाद इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पॉवर्टी एस्टिमेट्स। पॉवर्टी एस्टिमेट्स क्या है, हम इसे देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर टेबल 3.1 की बात की जा रही है। तो देखिए टेबल 3.1 में क्या पढ़ना है, हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो अगर आप टेबल 3.1 को देखेंगे, तो इसमें आपको पता चलेगा कि पॉवर्टी जो रेशियो है इंडिया में, वो काफ़ी कम हुआ है। 1973 में करीब 55% लोग जो थे वो पॉवर्टी लाइन के नीचे थे, लेकिन 1993 में करीब 20 सालों के बाद केवल 36% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। और यहाँ आप देखें तो यहाँ पर यही है। 1973 में रूरल एरियाज़ में 56%, अर्बन एरियाज़ में 49%, और करीब कंबाइंड करें तो 54% क्या थे, पॉवर्टी लाइन के नीचे थे। 1993 में 36%। तो हम ये चीज़ देख सकते हैं कि गरीबी की अगर बात करें, पॉवर्टी लाइन की बात करें, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से अब ऊपर आ चुके हैं, बहुत सारे फैमिलीज़ पॉवर्टी लाइन से ऊपर आ चुके हैं। और जो प्रोपोर्शन था पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों का, वो काफ़ी कम हो चुका है, करीब 26% पर आ चुका है 2000 ईस्वी में। और अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू करता है
तो जो लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं वो करीब 20% से भी कम रह जाएगी पूरी आबादी की। लेकिन जो परसेंटेज है लोगों का पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोगों का, वो काफ़ी डिक्लाइन हुआ है शुरुआती के 2 डिकेड्स में, यानी 1973 से 1993 के बीच में। लेकिन जो नंबर है गरीबों का, पुअर लोगों का, पॉवर्टी लाइन से नीचे रहने वाले लोगों का, वो करीब 320 मिलियन यानी करीब 32 करोड़ के आसपास रहा है इन 20 सालों के दौरान। और अगर लेटेस्ट जानकारी अगर हम देखें तो ये रिडक्शन नीचे आ चुका है करीब 26 करोड़ के आसपास, टू 60 मिलियन। इसके बाद अब हम इसी में नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है नेक्स्ट टॉपिक वल्नरेबल ग्रुप्स। तो देखिए वल्नरेबल ग्रुप्स क्या हो गए, तो सिंपली हम इसे हिंदी में समझे तो असुरक्षित समूह कह सकते हैं, असुरक्षित ग्रुप्स कह सकते हैं। तो देखिए जो प्रोपोर्शन है लोगों का बिलो पॉवर्टी लाइन, ये ऐसा नहीं है कि सभी कम्युनिटीज़ के लिए सेम है, सभी सोशल ग्रुप्स के लिए सेम है और सभी जो इकोनॉमिक कैटेगरीज हैं उनके लिए सेम है। तो वैसे सोशल ग्रुप्स जो कि बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हैं पॉवर्टी के लिए, वो हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब परिवार जो हैं, ये पॉवर्टी लाइन के नीचे बहुत ज़्यादा संख्या में, और ये बहुत ही वल्नरेबल हैं पॉवर्टी के लिए। और इसी हिसाब से अगर हम बात करें इकोनॉमिक ग्रुप्स की, तो जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं इस रीजन में वो हैं रूरल एरियाज़ में जो रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स हाउस होल्ड्स हैं, और जो अर्बन के एरियाज़ में जो कैजुअल लेबर्स हैं और उनके परिवार हैं, ये लोग जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से वल्नरेबल ग्रुप्स में आते हैं। और जो ग्राफ है 3.1, ये शो करता है कि जो परसेंटेज है गरीब लोगों का इन सभी ग्रुप्स में। तो यहाँ पर अगर इस ग्राफ को आप देखें तो शेड्यूल ट्राइब्स में करीब 51% लोग जो हैं वो क्या हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं। और अर्बन कैजुअल लेबर्स की बात करें तो करीब 50%, रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स में 47%, शेड्यूल कास्ट में 43%, और अगर इंडिया का एवरेज बात करें पॉवर्टी रेशियो का वो है 26%। तो इन कम्युनिटीज़ को देख सकते हैं कि इन कम्युनिटीज़ में कितनी संख्या में लोग गरीबी के नीचे रह रहे हैं और कितनी इनको परेशानी है। और इसके बाद तो देखिए एवरेज जो है इंडिया का गरीब, अगर सभी कम्युनिटीज़ का अगर एवरेज निकालें हम तो 26 है, यानी कि 100 में से 26 लोग क्या हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं। और शेड्यूल ट्राइब की अगर हम बात करें तो 51 लोग, 100 में से 51 लोग क्या हैं, गरीबी रेखा से नीचे हैं, अपने बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरीके से 50% जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो अर्बन एरियाज़ में पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, और करीब 50% लैंडलेस एग्रीकल्चर वर्कर्स जो हैं वो गरीबी रेखा से नीचे हैं। और इसी तरीके से 43% शेड्यूल कास्ट के लोग जो हैं वो क्या हैं, गरीब हैं, पुअर हैं। और डबल डिसएडवांटेज जो है लैंडलेस कैजुअल वेज लेबर होने का यह है कि जो हाउस होल्ड्स हैं सोशली डिसएडवांटेज सोशल ग्रुप्स में, आगे मैं कर देता हूँ, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स में जो पॉपुलेशन हाइलाइट्स है ये काफ़ी एक सीरियस प्रॉब्लम है। और अगर पिछले कुछ स्टडीज़ की बात करें, ये हमें दिखाते हैं कि जो शेड्यूल ट्राइब्स हाउस होल्ड्स हैं, शेड्यूल टाइप्स हाउस होल्ड को अगर हम छोड़ दें तो जो दूसरे 3 समूह हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट, रूरल एग्रीकल्चर लेबर्स एंड अर्बन कैजुअल लेबर्स हाउस होल्ड, इनका पॉवर्टी में एक तरीके से डिक्लाइन हुआ है 1990s के बाद। और इन अगर सोशल ग्रुप्स को अगर हम छोड़ दें तो और जगहों पर काफ़ी ज़्यादा इनइक्वालिटीज़ हैं इनकम में, फैमिली के अंदर भी। गरीब फैमिलीज़ में सभी लोग जो हैं वो सफ़र करते हैं, लेकिन कुछ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं, जैसे कि महिलाएं जो हैं, एल्डरली पीपल यानी बूढ़े लोग जो हैं, या फिर फीमेल इन्फेंट जो हैं, उनको एक तरीके से सिस्टमेटिकली डिनाई किया जाता है जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके फैमिलीज़ के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल इस चीज़ को मैं थोड़ा क्लियरली समझा दूँ कि अगर कोई फैमिली है, उसके पास कुछ पैसे हैं, मान लीजिए वो खर्च करना चाहता है कुछ रिसोर्सेज के ऊपर, जैसे एजुकेशन के ऊपर। तो एजुकेशन में जो मान लीजिए उसके पास अगर एक बेटा है और एक बेटी है, तो वो बेटे के ऊपर एजुकेशन के लिए पैसे खर्च करता है लेकिन बेटी के ऊपर खर्च नहीं करता है। तो ये क्या हो गया, ये एक तरीके से ये चीज़ दिखाता है कि कुछ लोग जो हैं गरीब परिवार में ज़्यादा उन्हें परेशानी होती है, ज़्यादा वो वल्नरेबल होते हैं, लेकिन कुछ लोगों को कुछ सुविधाएँ मिल जाती हैं।
तो इसलिए जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो मान लीजिए कि इसमें से ज़्यादा स्पेशली गर्ल चाइल्ड है और जो बूढ़े लोग हैं, उनको एक तरीके से हम कह सकते हैं कि वो गरीबों से भी ज़्यादा गरीब हैं, क्योंकि उनके पास अपना अपना पावर नहीं होता, अपना उनकी कैपेसिटी नहीं होती और उनको एक तरीके से रिसोर्सेज डिनाई कर दिए जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर अब एक स्टोरी देखने वाले हैं। स्टोरी है शिवरमन का। तो देखिए, शिवरमन एक व्यक्ति है जो कि एक छोटे से गांव में रहता है, करूर के पास, तमिलनाडु में। करूर जो है वो काफ़ी फेमस है अपने हैंडलूम के लिए और पावरलूम फैब्रिक्स के लिए। और ये जो गांव है इसमें करीब 100 फैमिलीज़ रहते हैं। शिवरमन जो है वो एक कॉबलर है कास्ट से, और अब वो एग्रीकल्चर लेबर के रूप में काम करता है, जिसमें उसे 50 रुपये रोज़ाना मिलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसे हमेशा जॉब मिल ही जाता है, और उसे करीब 5 से 6 महीने जॉब मिलते हैं साल में। और दूसरे समय में वो शहर में जाकर कुछ काम करता है। और उसकी जो वाइफ है शशिकला, वो उसके साथ काम करती है, लेकिन उसे मुश्किल से ही काम मिलता है। और उसे जब काम मिलता भी है तो उसे सिर्फ 25 रुपये रोज़ाना मिलते हैं उसी काम के लिए जो कि शिवरमन करता है। और उसके परिवार में करीब 8 मेंबर्स हैं। और शिवरमन की माँ जो है उसकी उम्र 65 साल है, वो बीमार है और उसको एक तरीके से जो रोज़ाना के काम है उसके लिए हेल्प की ज़रूरत होती है। और उसकी एक 25 वर्ष की बिन ब्याही बहन है और करीब 4 बच्चे हैं जो कि 1 साल से लेकर 16 साल के बीच में हैं। और उसमें से 3 लड़कियां हैं और 1 लड़का है। और कोई भी लड़की जो है वो स्कूल नहीं जाती है, क्योंकि बुक्स खरीदने के लिए जो पैसे चाहिए और भी दूसरे चीज़ों के लिए पैसे चाहिए स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए, वो एक तरीके से लग्जरी के रूप में बहुत ज़्यादा खर्च है जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकता है। उसको एक तरीके से उन लड़कियों की शादी करनी है कुछ समय के बाद, और इसी वजह से वो पैसे नहीं खर्च करना चाहता उनके एजुकेशन के ऊपर अभी। और उसकी जो माँ है वो एक तरीके से लाइफ में उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो चुका है और वो चाहती है कि जल्दी से वो किसी तरीके से मर जाए और इस दुनिया को छोड़कर वो चली जाए। और उसकी जो बहन है और जो बड़ी बेटी है वो घर का ख्याल रखती है। और जो शिवरमन है वो ये प्लान कर रहा है कि वो अपने बेटे को स्कूल भेजेगा जब वो उस उम्र का हो जाएगा, स्कूल भेजने के लायक हो जाएगा। और उसकी जो अनमेरिड बहन है यानी बिन ब्याही बहन है, वो उसका अपनी भाभी से यानी शशिकला से उतना जमता नहीं है, उतना बनता नहीं है, और उनके बीच काफ़ी झगड़े भी होते हैं। और इस वजह से जो शशिकला है वो एक तरीके से उसे बर्डन के रूप में समझती है। लेकिन शिवरमन जो है वो पैसे नहीं होने की वजह से उसके लिए एक अच्छा दूल्हा नहीं खोज पा रहा है। और इसके बावजूद जो फैमिली है उसे मुश्किल से 2 वक्त का खाना मिल पाता है। और शिवरमन जो है वो कभी कभार अपने बेटे के लिए दूध खरीद कर ले आता है, लेकिन इसमें वो दूसरे लोगों को नहीं दे पाता क्योंकि वो काफ़ी गरीब है। तो देखिए, यहाँ पर एक तरीके से एक चीज़ आपने देखा कि जो परिवार है उसमें अलग अलग लोग जो हैं उनको रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तरीके से इक्वल नहीं है। जैसे कि वो अपने बेटे को एजुकेशन देने के लिए तैयार है, लेकिन बेटी को एजुकेशन देने के लिए तैयार नहीं है। उसकी जो बहन है उसे कई सारी परेशानियां और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ को और इसके बाद टॉपिक ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो को। तो देखिए, इंटर स्टेट डिस्पैरिटीज़ को हम पहले पढ़ते हैं। तो इस टॉपिक में सिंपली हमें ये पढ़ना है कि जो इंडिया के जो स्टेट्स हैं, तो ऐसा नहीं है कि इंडिया में जब हम पॉवर्टी की बात करते हैं तो सभी जितने भी स्टेट हैं सभी में बराबर बराबर पॉवर्टी है। कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर पॉवर्टी बहुत कम है, जहाँ पर बहुत कम संख्या में गरीब हैं, और कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या में गरीब हैं। तो इंडिया में जो अलग अलग स्टेट हैं वहाँ पर उनके बीच जो एक तरीके की असमानता है पॉवर्टी के मामले में भी। और पॉवर्टी को अगर एक नज़रिए से देखें तो इसका एक अलग नज़रिया है देखने का। तो देखिए, अगर पुअर का प्रोपोर्शन देखें यानी कि किस राज्य में कितने गरीब हैं, ये जो चीज़ है ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग संख्या है। इसके बाद वाले पेज में एक ग्राफ है उसको हम देखेंगे, वहाँ पर सारी जानकारी दी गई है। उसके पहले हम यहाँ कुछ पढ़ लेते हैं जो कि यहाँ बताया गया है। तो देखिए, ऐसा हुआ है कि जो 70s का दौर था यानी 1970s को अगर हम एक बेस लाइन के रूप में लें तो उस समय में जितनी पॉवर्टी थी, जितने लोग गरीब थे, उसमें से बहुत ही ज़्यादा डिक्लाइन हुआ है अर्ली 70s के बाद। तो इसके बाद जो सक्सेस रेट था पॉवर्टी का
कम होने का, पॉवर्टी कम होने का, यानी जितने को लोग गरीब थे उनमें से कितने लोग गरीबी से अब बाहर आ गए, इसका सक्सेस रेट अलग अलग राज्यों का अलग अलग है। यानी कुछ राज्य जो हैं वहाँ पर बहुत सारे लोग पॉवर्टी से बाहर आ चुके हैं और उनकी स्थिति अब बहुत ही अच्छी है, लेकिन कुछ राज्य जो हैं उनकी स्थिति अभी भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। और फिलहाल के जो एस्टिमेट आए हैं, फिलहाल के जो जानकारियाँ आई हैं, उससे देखने पर यह पता चलता है कि 20 राज्य ऐसे हैं और यूनियन टेरिटरीज़ ऐसे हैं जिनका की जो एवरेज है वो नेशनल एवरेज से लो है। यानी कि अगर इंडिया में 26% करीब पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग हैं, तो 20 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं उनका जो एवरेज है वो उससे नीचे है, यानी 26% से नीचे है। और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो कुछ राज्य ऐसे हैं जहाँ पर इससे ज़्यादा है, जैसे कि जो उड़ीसा है, बिहार है, असम है, त्रिपुरा है, उत्तर प्रदेश है। ये जो राज्य हैं इनमें जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोग हैं उनकी संख्या बहुत ही ज़्यादा है और इनकी संख्या नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा है। और इसके बाद ये जो राज्य हैं उड़ीसा एंड बिहार, ये दोनों राज्य जो हैं ये इंडिया के पुअरेस्ट स्टेट्स हैं जहां पर पॉवर्टी रेशियो जो है वो 47% और 43% है। यानी कि 100 में से 47 लोग क्या हैं वो गरीब हैं, 43 लोग क्या हैं गरीब हैं, पॉवर्टी कंडीशन में हैं। और इसके साथ ही जो रूरल पॉवर्टी है यानी गाँव में रहने वाले जो गरीब हैं, उसके अलावा जो अर्बन पॉवर्टी भी है ये भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में बहुत ही एक बड़ी प्रॉब्लम है उड़ीसा के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, बिहार के लिए और उत्तर प्रदेश के लिए। और उसके ये तो एक तरफ की चीज़ हमने देखी, लेकिन इसके अलावा जो दूसरे राज्य है जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ हुआ है, जहाँ पर बहुत ही लोगों को पॉवर्टी से बाहर लाया गया है, उन राज्यों में राज्य आते हैं केरल, जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ये राज्य। और इसके अलावा जो पंजाब और हरियाणा है, इनको एक तरीके से इन राज्यों में जो पॉवर्टी है वो कम हुई है एग्रीकल्चर ग्रोथ की मदद से। इसके अलावा अगर केरल की बात करें तो केरल ने ज़्यादा फोकस किया था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, यानी लोगों को ज़्यादा एजुकेट करने में, ज़्यादा पढ़ाने में, उनके स्किल्स को डेवलप करने, इस तरीके की चीज़ें फोकस की गई केरल में। इस वजह से वहाँ के लोग पॉवर्टी से बाहर आ पाए। इसके अलावा अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल में लैंड रिफॉर्म्स काफ़ी ज़्यादा किए गए और इसकी वजह से पॉवर्टी काफ़ी ज़्यादा कम हुई है। तो लैंड रिफॉर्म्स यहाँ पर शॉर्ट में मैं समझा दूँ। लैंड रिफॉर्म्स का मतलब ये हुआ कि अगर किसी व्यक्ति के पास मान लीजिए ज़मींदार जो वर्ड हम सुनते हैं, तो ज़मींदार के पास बहुत सारा ज़मीन होता था और कुछ लोग होते थे जिनके पास बिल्कुल ही ज़मीन नहीं होता था। तो इस चीज़ में यानी लैंड रिफॉर्म में जो ज़मींदार होता है उससे ज़मीन लेकर, ज़मीन छीनकर जो गरीब लोग होते थे उनको दे दिया जाता था। ये एक तरीके का लैंड रिफॉर्म, ये सिंपली है, इसको आप एक्सप्लेनेशन में पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इसके अलावा अब देखते हैं कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु किस तरीके से डेवलप हुए, उनकी वहाँ पर पॉवर्टी किस तरीके से रिड्यूस हुई। तो देखिए ये दो राज्य जो थे इन्होंने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और फूड ग्रेन्स पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया और इस वजह से लोगों के बीच में एक तरीके का इम्प्रूवमेंट, उनकी स्थिति में इम्प्रूवमेंट हम समझ सकते हैं कि हुआ होगा। इसके बाद अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं टॉपिक, वो है ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो में हम देखने वाले हैं वर्ल्ड के कंडीशन को और वर्ल्ड में पॉवर्टी की क्या स्थिति है। तो देखिए जो प्रोपोर्शन है लोगों का, यानी पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों का डेवलपिंग कंट्रीज़ में, वो एक तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है वर्ल्ड बैंक द्वारा। एक सिंपल डेफिनेशन उसने तय किया है कि जो लोग $1 पर दिन से कम कमाते हैं, यानी करीब 65 रुपये अभी रेट है, तो जो लोग $1 इक्वल टू 65 रुपीज़, तो उस हिसाब से जो लोग 65 रुपये से कम कमाते हैं रोज़ाना, उनको पॉवर्टी के नीचे समझा जाता है, पॉवर्टी लाइन के नीचे समझा जाता है। और इस हिसाब से वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, उस वर्ल्ड पॉपुलेशन की 28% पॉपुलेशन 1990 में पॉवर्टी लाइन से नीचे थी और आज 2001 में 21% पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। तो देखिए ऐसा हुआ है कि ग्लोबल जो पॉवर्टी है उसमें भी बहुत ज़्यादा रिडक्शन हुआ है, लेकिन इसका जो रीजनल डिफरेंसेस है ये काफ़ी ज़्यादा। रीजनल डिफरेंसेस का मतलब है कि कुछ जगहों पर पॉवर्टी को काफ़ी कम किया गया है, लेकिन कुछ जगहों पर पॉवर्टी में उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। तो फॉर एग्जांपल अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना में बहुत ही ज़्यादा पॉवर्टी डिक्लाइन हुआ है, बहुत सारे लोगों को पॉवर्टी लाइन के नीचे से अच्छी कंडीशन में लाया गया है। अब वो अच्छा कमाते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छी तरह से रहते हैं। और इसके अलावा अगर हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ की बात करें, जैसे कि जो आपका म्यांमार और भी जो दूसरे कंट्रीज़ है, वियतनाम है, ये
थाईलैंड है, इन कंट्रीज़ में इन देशों में बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है, बहुत सारे लोगों को पॉवर्टी से बाहर निकाला गया है। और उसका रीज़न ही कह सकते हैं या फिर उसका फैक्टर हम कह सकते हैं वो है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट अगर आप नहीं समझ रहे हो तो इसका बेसिक मतलब होता है लोगों को एजुकेट करना, लोगों को स्किल्स देना, इस तरीके की चीज़ें करना। और अगर हम चाइना का एग्जाम्पल ले या फिर चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना में करीब 60 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे थे 1981 में, यानी 1980 के आसपास। और 2001 में अगर हम बात करें तो वहाँ पर सिर्फ 21 करोड़ लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं। तो 20 सालों में आप देख सकते हैं कि चाइना ने कितना ज़्यादा ग्रोथ किया और कितने सारे लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर लाया है। और अगर हम साउथ एशिया की बात करें, साउथ एशिया का मतलब हो गया इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, ये सभी कंट्रीज साउथ एशिया में आते हैं। तो यहाँ पर जो एक तरीके से डेवलपमेंट हुआ है उतना ज़्यादा रैपिड नहीं हुआ है, उतना ज़्यादा जल्दी नहीं हुआ है, ये बहुत ही स्लो है। और इंडिया की बात करें या फिर साउथ एशिया कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ परसेंटेज जो है पुअर्स का ये काफ़ी डिक्लाइन हुआ है, लेकिन जो नंबर है पुअर्स का वो काफ़ी बहुत ही कम हुआ है। 1981 में जो पुअर्स की संख्या थी, यानी जो पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वालों की संख्या थी वो थी 475 मिलियन, यानी करीब 47 करोड़ लोग। और इसी को अगर हम देखें 2001 में तो ये संख्या है 428 मिलियन, 42 करोड़ लोग। और अगर हम देखें पॉवर्टी लाइन के डेफिनेशन को तो ये आप जानते ही हैं कि अलग अलग देश जो हैं, अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो अपने हिसाब से पॉवर्टी लाइन को तय करते हैं। तो इस वजह से भी अलग अलग पॉवर्टी लाइन की वजह से भी जो इंडिया में पॉवर्टी है वो एक तरीके से हायर है नेशनल एस्टिमेट से। और इसके अलावा जो अब हम देखते हैं अफ्रीकन रीजन को, तो जो सब सहारा अफ्रीकन रीजन है वहाँ पर जो पॉवर्टी है वो एक तरीके से बढ़ गई 41% 1981 से 46% 2001 में। और इसके अलावा अगर हम लैटिन अमेरिका की बात करें तो जो रेशियो है पॉवर्टी का वो एक तरीके से अब तक सेम ही रहा है। और इसके अलावा जो पॉवर्टी है वो कुछ सोशलिस्ट कंट्रीज़ में आ भी चुकी है जहाँ पर वो पहले नहीं हुआ करती, जैसे कि रसिया। पहले वहाँ पर सरकारें कहती थी कि पॉवर्टी नाम की चीज़ वहाँ पर कुछ है ही नहीं, लेकिन अब वहाँ पर फिर से पॉवर्टी आने लगे हैं, लोग अब गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, स्थिति उनकी काफ़ी ख़राब हो चुकी है। तो देखिए इसके बाद है टेबल 3.2 जिसमें दिखाया गया है प्रोपोर्शन लोगों का, अलग अलग कंट्रीज़ में कितने लोग क्या कहते हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं टेबल 3.2 इसमें नाइजीरिया है जिसमें करीब 70% लोग जो हैं वो $1 से नीचे कमाते हैं डेली, बांग्लादेश में 36%, इंडिया 35%, पाकिस्तान 17%, चाइना 16%। इसी तरीके से 8 कंट्रीज़ का यहाँ पर डाटा दिया गया है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए एक मिलेनियम डेवलपमेंट गोल तय किया गया था यूनाइटेड नेशन द्वारा, जिसमें यूनाइटेड नेशन ने कहा था कि वो करीब 2005 तक, यानी क्या कहते हैं 2005 तक, इसको ऊपर मैं कर देता हूँ, ऊपर यहाँ पर पढ़ना है, इधर है, यस यहाँ पर है। तो मिलेनियम गोल्स में ये कहा गया था कि जो वर्ल्ड का क्या कहते हैं प्रोपोर्शन है पॉवर्टी लाइन के नीचे रहने वाले लोगों का, उसको हाफ कर दिया जाए, यानी जितने लोग अभी पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं उसको बिल्कुल आधी संख्या में कर दिया जाए 1990 से लेकर 2015 के बीच में। और पता नहीं ये हो पाया है कि नहीं, अब इस बात की मुझे जानकारी नहीं है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे टॉपिक देखते हैं क्या पढ़ना है हमें। यहाँ पर देखिए पहले हम देख लेते हैं ये अलग अलग कंट्रीज़ का ग्राफ। तो यहाँ देखिए ग्राफ है जिसमें चाइना का आप देख सकते हैं कितनी संख्या में पहले कितनी संख्या में लोग गरीब थे और अब कितनी संख्या में लोग गरीब हैं। इस ग्राफ को अच्छी तरह से पढ़ लें तो आपको अलग अलग कंट्रीज़ की जानकारी आपको हो जाएगी। इसके बाद अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, वो है कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, यानी पॉवर्टी होने के क्या रीज़न्स हैं, आखिर किस रीज़न से पॉवर्टी हुए हैं। तो देखिए अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में बहुत सारे रीजन्स हैं जिस वजह से पॉवर्टी क्रिएट हुए हैं, बहुत सारे रीजन्स हैं। और इसमें से एक जो हिस्टोरिकल रीज़न ये है,
हाल फिलहाल की अगर हम बात करें तो बहुत पुराना जाएंगे तो वो अब रिलेवेंट नहीं है इंडिया से। और अभी अगर बात करें तो जो हिस्टोरिकल रीजन है वो है कि ब्रिटिश जब यहाँ पर रूल कर रहे थे, ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था इंडिया में, तो उस समय में इंडिया में उतना ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है। इंडिया में उतनी सारी संख्या में फैक्ट्रीज नहीं लगा गए, लोगों को जॉब्स नहीं मिले, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई, लोगों को अच्छा खाना नहीं मिलता था, बहुत सारी चीज़ें होती थी। इस वजह से इंडिया एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा पीछे हो गया 1947 तक। और इसके अलावा जो पॉलिसीज़ होते थे कॉलोनियल गवर्नमेंट के और जो रूल्स वो बनाते थे, उस वजह से जो ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट बिजनेस था तो वो एक तरीके से ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया। और इसके अलावा जो टेक्सटाइल्स जैसी इंडस्ट्रीज थी वो उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाई और उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े। और इसके अलावा जब तक ये रूल करते रहे, यानी कि ब्रिटिशर्स जब तक रूल करते रहे, तो इंडिया का तो डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं होने पाया। वो एकदम ख़राब कंडीशन, बुरी कंडीशन में थी इंडिया। और इसके बाद जब इंडिया आज़ाद हुआ तो उसके बाद 80s तक बहुत ही कम लोग बहुत ही कम था ग्रोथ रेट जो था वो बहुत ही कम था। इस वजह से उतना ज़्यादा इफेक्ट चेंज हम नहीं देख पाते हैं 1980s तक। क्या कहते हैं, इंडिया के कंडीशन में पॉपुलेशन के क्या कहते हैं, डेमोग्राफिक उतना ज़्यादा चेंज नहीं आया है। और अगर 80s की बात करें, 80s तक बहुत कम संख्या में लोगों को जॉब्स मिल रहे थे, बहुत कम संख्या में ग्रोथ रेट थी और लोगों के जो इनकम्स थे वो बढ़ नहीं रहे थे। उसका रीज़न क्या था? उसका रीज़न ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया में नहीं हो रहा था। इसके अलावा एक और प्रॉब्लम थी जो कि बहुत बड़ी थी, जिसने बहुत ज़्यादा प्रभावित किया इंडिया को, और वो था रैपिड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। यानी जो पॉपुलेशन थी वो बहुत ज़्यादा स्पीड में ग्रो कर रही थी और उसको एक तरीके से कंट्रोल नहीं किया जा रहा था। और ये जो दोनों चीज़ अगर मिल गए, इन दोनों चीज़ के मिलने की वजह से जो एक तरीके से ग्रोथ रेट था पर कैपिटा इनकम का, वो काफ़ी कम हो गया। पर कैपिटा इनकम आप जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो आप एक तरीके से पढ़ लें उसे, तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं उसको उतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन नहीं करने पाऊँगा। तो देखिए, इन दोनों जगहों पर फेल करने की वजह से, जैसे कि प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉपुलेशन कंट्रोल, इन दोनों जगहों पर जो सरकार है वो एक तरीके से अच्छी तरीके से काम नहीं करने पाई, इन चीज़ों को कंट्रोल नहीं करने पाई। तो इस वजह से जो पॉवर्टी का साइकिल था वो चलता रहा और भी ज़्यादा संख्या में लोग जो थे वो पॉवर्टी में चले गए। और जैसे जैसे जो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ बढ़ती गई और ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ, और इस वजह से बहुत सारे जॉब्स जो थे वो क्रिएट हुए एग्रीकल्चर सेक्टर में। लेकिन जो इसका इफेक्ट था वो बहुत ही लिमिटेड था, बहुत ही एक लिमिटेड इलाकों में हुआ था। जैसे सभी जगहों पर आप जानते होंगे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन नहीं हुआ था। यूपी के पश्चिमी इलाकों में हुआ था, पंजाब में हुआ था, गुजरात में हुआ था, और भी कुछ राज्यों में हुआ था, लेकिन कुछ राज्यों में बिल्कुल भी नहीं हुआ था। लेकिन जो इंडस्ट्रीज़ थे यहाँ पर भी कुछ जॉब्स क्रिएट हुए थे, पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। लेकिन ये दोनों जो जॉब्स थे एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंडस्ट्री सेक्टर में, ये इनफ नहीं थे, ये काफ़ी नहीं थे। उसका रीज़न ये था कि पॉपुलेशन जो था वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी और बहुत ज़्यादा लोग जो थे वो अब जॉब करने के लिए तैयार थे। इस वजह से सारे लोग जो थे वो जॉब के लिए एक तरीके से एब्जॉर्ब नहीं होने पाए इन जॉब्स में, और बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयड रह गए जिन्हें कि अच्छी तरीके से अच्छा इनकम नहीं होने पाया। तो देखिए, ऐसे लोग जिन्हें कि शहरों में अच्छी जॉब्स नहीं मिले, तो उसमें से बहुत सारे लोग जो थे वो रिक्शा पुलर्स के रूप में काम करने लगे, वेंडर्स के रूप में काम करने लगे, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के रूप में काम करने लगे, डोमेस्टिक सर्वेंट्स के रूप में काम करने लगे। इस तरीके के छोटे छोटे काम करने लगे जिनमें कि उनका इनकम जो था वो एक तरीके से इरेगुलर था, और हम कह सकते हैं कि डिफाइंड नहीं था कि कितना वो कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे, काम मिलेगा नहीं मिलेगा, इस तरीके से। और ये लोग जो थे ये एक्सपेंसिव हाउसिंग, महंगे घर अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और इस वजह से वो स्लम्स में रहना उन्होंने शुरू कर दिया, शहर के बाहरी इलाकों में, वैसे इलाकों में जो कि काफ़ी गंदे होते हैं या फिर जहाँ पर कोई नहीं जाता, इस इलाकों में। और जो प्रॉब्लम्स था पॉवर्टी का वो एक तरीके से हम कह सकते हैं पहले रूरल फेनोमेनन हुआ करता था, यानी गाँव की चीज़ हुआ करती थी, लेकिन ये अब अर्बन सेक्टर का भी एक फीचर बन गया, यानी शहरों का भी अब एक हिस्सा बन गया। किस वजह से? क्योंकि बहुत सारे लोग जो थे वो शहरों में आते थे, लेकिन उन्हें उतने जॉब्स नहीं मिल पाते थे, उतने काम नहीं मिल पाते थे जितना वो प्लान करके आते थे या फिर सोच कर आते थे। तो देखिए, दूसरा फीचर जो है हाई पॉवर्टी रेट का, वो फीचर हम नहीं कह सकते, ये एक तरीके की ख़राब ही चीज़ है। हाई पॉवर्टी रेट जो है उसका एक ख़राब चीज़ ये भी है कि जो इनकम इनइक्वालिटीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और जो सबसे बड़ा रीज़न है
इस चीज़ का, वो है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। यानी जो लैंड है और जो दूसरे रिसोर्सेज हैं उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक तरीके का अनइक्वल रहा है, लेकिन मतलब कि सभी लोगों को बराबर रिसोर्सेज नहीं मिले हैं। अगर हम पुराने सिस्टम को की बात कर लें तो पुराने सिस्टम में आप जानते ही हो कि ज़मींदार लोग होते थे, उनके पास काफ़ी सारी ज़मीनें होती थी, लेकिन कुछ लोग होते थे जिनके पास बिल्कुल भी ज़मीनें नहीं होती थी, उन्हें 2 वक्त का खाना भी नहीं मिलने पाता था। तो ये एक एग्जाम्पल है अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज का। और बहुत सारे पॉलिसीज सरकार द्वारा बनाए गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हम एक तरीके से अच्छी तरीके से इस इशू को यानी पॉवर्टी को टैकल नहीं करने पाए हैं, क्या कहते हैं, ख़त्म नहीं करने पाए हैं। जो ज़्यादातर पॉलिसी इनिशिएटिव किए गए हैं जैसे कि लैंड रिफॉर्म्स, जो कि एक तरीके से इस बात को टारगेट करते थे कि जो एसेट्स हैं यानी जो ज़मीन है या फिर दूसरी तरीके के एसेट्स हैं गाँवों के इलाकों में, उनको रीडिस्ट्रीब्यूट किया जाए। उनको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है, अच्छी तरीके से उसको अप्लाई नहीं किया गया है और ज़्यादातर राज्यों द्वारा। और इस वजह से जो लैंड रिसोर्सेज हैं एक तरीके से बड़ा रीज़न हम कह सकते हैं पॉवर्टी का इंडिया में। और अगर प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होता सभी पॉलिसीज़ का जो कि गवर्नमेंट द्वारा अडॉप्ट की जाती है केंद्र सरकार द्वारा, तो एक तरीके से लाखों करोड़ों की संख्या में जो गाँव में रहने वाले गरीब लोग हैं उनकी स्थिति को सुधारा जा सकता था, उनके क्या कहते हैं, उनको पॉवर्टी से बाहर लाया जा सकता था। इसके अलावा दूसरे जो सोशियो कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है पॉवर्टी के लिए। जैसे कि अगर हम कुछ सोशल ऑब्लिगेशंस को देख लें और रिलीजियस सेरेमनीज़ को एक तरीके से देखें तो इंडिया में लोग जो हैं उसमें अगर बहुत कम लोगों को, बहुत गरीब लोगों को भी इंक्लूड करें तो वो बहुत ही पैसा खर्च करते हैं रिलीजियस सेरेमनीज़ में। और इस हिसाब से जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है एग्रीकल्चर इनपुट्स खरीदने के लिए, सीड्स खरीदने के लिए, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इन सभी चीज़ों को खरीदने के लिए। और इन कामों की वजह से, इस चीज़ की वजह से जो पुअर होता है उनको एक तरीके से उनके पास मुश्किल से कोई पैसा जमा होने पाता है और इस वजह से वो उधार लेते हैं। और उधार नहीं चुका पाने के कारण, क्योंकि वो पॉवर्टी में होते हैं, वो गरीब होते हैं, वो एक तरीके से इंडेप्टनेस का शिकार हो जाते हैं। और इस वजह से जब हाई लेवल हो जाता है इंडेप्टनेस का, तो ये भी चीज़ है, एक तरीके का कॉज भी है और इफेक्ट भी है पॉवर्टी का। तो ये सभी चीज़ें हमने देखी कॉजेज ऑफ पॉवर्टी। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंटी पॉवर्टी मेजर्स। इसमें हम देखेंगे कि जो सरकारों ने एक तरीके से क्या क्या काम किया है, क्या क्या किया गया है पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं आगे के टॉपिक, और टॉपिक है हमारा एंटी पॉवर्टी मेजर्स। तो देखिए इसके पहले हमने पॉवर्टी के बारे में जाना, पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़ा, वर्ल्ड में पॉवर्टी के बारे की क्या स्थिति है उसको देखा, और पॉवर्टी के कॉजेज़ को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एंटी पॉवर्टी मेजर्स को, यानी पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए कौन कौन से काम किए जाते हैं, कौन कौन से एक्शन लिए जाते हैं सरकारों द्वारा। तो देखिए जो पॉवर्टी को रिमूव करना, ये एक बहुत बड़ा टारगेट हम कह सकते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव कह सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट के लिए है, और इंडिया के डेवलपमेंट का एक टारगेट है ये। और जो अभी का करंट जो एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी है, यानी जो एक तरीका अपनाया जा रहा है सरकार द्वारा पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, यानी कि गरीबी को ख़त्म करने के लिए, वो 2 चीज़ों पर मेनली बेस्ड है। पहला तो इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट किया जाए, और दूसरा एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम जो हैं उनको एक तरीके से उन लोगों के लिए टारगेट किया जाए जिन लोगों को एक तरीके से पॉवर्टी से बाहर निकालना है। तो देखिए अगर हम बात करें इंडिया के डेवलपमेंट की, तो शुरुआत के जो 30 साल थे इंडिया के आज़ाद होने के बाद, यानी कि जो 1947 से लेकर 1980s तक, तो उस समय तक जो पर कैपिटा इनकम था उसका जो ग्रोथ था वो बहुत ही छोटा सा था, और जो पॉवर्टी थी उसमें बहुत ही कम कमी आई थी। इसका मतलब है कि बहुत ही कम लोगों को पॉवर्टी से बाहर ला पाई थी सरकार, और जो लोगों की पर कैपिटा इनकम थी वो भी उतनी ज़्यादा ग्रो नहीं हो रही थी। और जो ऑफिशियल पॉवर्टी थी 1950s में, वो थी करीब 45% लोग उस समय पॉवर्टी के अंदर रहते थे। तो ये करीब अर्ली 80s तक, यानी 1980s तक ये ऐसे ही रही। इसका मतलब है कि 45% लोग 1980s तक भी गरीब ही रहे। और अगर हम 80s के बाद का दौर देखें तो 80s के बाद का दौर बाद के दौर में इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक तरीके से दुनिया में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रहा है। और अगर पहले से कंपेयर करें, यानी 1980 से पहले से कंपेयर करें 1980s के बाद, तो जो ग्रोथ रेट पहले हुआ करता था एवरेज 1970s के समय तक, 1980s के समय तक, वो था 3.5%
एक साल में ग्रोथ रेट। और 1970s के बाद और 1980s 1990s में ये जाकर 6% पर एनम हो गया। और जो हायर ग्रोथ रेट था इसने काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया सरकार को भी, देश को भी और लोगों को भी पॉवर्टी को रिमूव करने में, और इसकी वजह से बहुत ही सारे लोग जो थे वो पॉवर्टी से बाहर आने पाए। तो देखिए यहाँ पर एक बात आपको ध्यान देनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको साफ साफ इस बात से पता चलता है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डायरेक्टली रिलेटेड है पॉवर्टी रिडक्शन से। यानी आपका अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो आपके देश में गरीबी हटेगी, लोगों को काम मिलेगा, लोगों को अच्छा भोजन मिलेगा, लोग अब गरीब नहीं रहेंगे। और इसके साथ ही जो इकोनॉमिक ग्रोथ होता है वो लोगों के लिए अपॉर्चुनिटीज़ खोलता है, लोगों के लिए रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है, जो कि एक तरीके से उनको अपने लाइफ को अच्छा बनाने में, बेहतर बनाने में ज़रूरत है। और लोग जो है वो आसानी से ह्यूमन डेवलपमेंट में एक तरीके से क्या कहते हैं, इन्वेस्ट कर पाते हैं। तो देखिए ये जो चीज़ है, यानी कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक तरीके से लोगों को इनकरेज करता है कि लोग अपने बच्चों को, यहाँ तक कि गर्ल चाइल्ड को भी, बहुत सारी जगहों पर गर्ल चाइल्ड को बहुत सारी फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती है, ये तो पहले हमने पिछले चैप्टर में देखा ही था। और इस वजह से लोग जो है वो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं। उसका रीज़न ये होता है कि चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो पढ़ जाएं और उनका जो इनकम है वो काफ़ी ज़्यादा हो जब वो पढ़कर किसी जॉब में जाएं। इस वजह से लोग काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं एजुकेशन में और बच्चों की स्किल को बेहतर बनाने में। लेकिन यहाँ पर आपको एक बात ध्यान देनी चाहिए कि जो गरीब लोग हैं वो एक इतनी आसानी से इस पूरे अपॉर्चुनिटीज़ का एडवांटेज नहीं लेने पाते हैं जो कि इकोनॉमिक ग्रोथ द्वारा क्रिएट की जाती है। और इसके साथ ही जो ग्रोथ है एग्रीकल्चर सेक्टर में वो उतना ज़्यादा नहीं हुआ है जितना होना चाहिए था। और एक बात आपको ध्यान रखनी चाहिए कि बहुत सारे लोग जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में ही आज काम कर रहे हैं। इंडिया में मेरे ख्याल से शायद सबसे ज़्यादा लोग अभी एग्रीकल्चर सेक्टर में ही काम करते हैं। तो इस सेक्टर का जब तक ग्रोथ नहीं होगा तब तक लोगों की स्थिति उतनी ज़्यादा बेहतर नहीं हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर जो गरीब हैं वो मेनली एग्रीकल्चर सेक्टर के वर्कर्स ही हैं जो कि गाँव में खेतों में काम करते हैं। और ये जो चीज़ है ये एक तरीके से पॉवर्टी पर बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से हम भार कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड हैं और वही पॉवर्टी के अंदर रहते हैं विलेजेस में, और जो कि एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो देखिए इन सभी सर्कमस्टांसेस में, यानी इन सभी कंडीशंस में एक बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम चलाने की, जो कि ऐसे लोगों को टारगेट करे जो कि पॉवर्टी के नीचे रहते हैं और उनको वैसी सुविधाएं मिले जो कि जिसका उपयोग करके वो आसानी से खुद को पॉवर्टी से बाहर निकाल सके। तो इसके लिए बहुत सारे स्कीम्स चलाए गए हैं पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए, और पॉवर्टी को डायरेक्टली ख़त्म करने के लिए और इनडायरेक्टली भी ख़त्म करने के लिए। और उसमें से कुछ जो हैं वो बहुत ही एक तरीके से इम्पॉर्टेंट हैं जो कि जिनके बारे में हम यहाँ पर छोटे सा बात करने वाले हैं। तो देखिए एक नरेगा के आप जानते होंगे, मनरेगा अब उसका नाम हो चुका है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। तो ये 2005 में पास हुआ था, सितंबर 2005 में। और इसमें कानून ये है कि 100 दिनों का रोजगार किसी भी व्यक्ति को गांव के इलाके में प्रोवाइड किया जाता है जिसके पास जॉब नहीं है। शुरुआत में इसे 200 डिस्ट्रिक्ट में लागू किया गया था, बाद में इसे 600 डिस्ट्रिक्ट में फैला दिया गया। और इसमें एक बात ये भी है कि जो इसमें जॉब्स हैं उसमें 1/3 जॉब जो है वो रिज़र्व कर दिया गया है वुमेन्स के लिए। और इसके साथ ही जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड इस्टेब्लिश करेगी जिसके ज़रिए पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे स्टेट्स को। और इसके साथ ही स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट एम्प्लॉयमेंट गारंटी फंड क्रिएट करेगी ताकि इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जा सके। यानी स्कीम के लिए जो पैसे मिलेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को उसको खर्च करने के लिए इस फंड को स्टेट गवर्नमेंट क्रिएट करेगी। और इस प्रोग्राम के अंदर अगर कोई आदमी है जो कि अप्लाई करता है कि हाँ जी मुझे 100 दिनों का जॉब चाहिए और उसे 15 दिनों के अंदर अगर जॉब नहीं मिलता है तो उसे डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिलेगा, उसे डेली अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस सरकार द्वारा दिया जाएगा। और इसके साथ ही एक दूसरा इंपॉर्टेंट स्कीम है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, NFWP। इसको लॉन्च किया गया था 2004 में 150 मोस्ट बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट में इंडिया में। और ये जो प्रोग्राम है ये सभी जहाँ पे ये लागू है वहाँ के सभी गरीब किसानों के लिए या फिर गरीब लोगों के लिए
चालू है, कोई भी उसमें जाकर इनरोल खुद को कर सकता है। और ये उन लोगों के लिए जो जिनको कि वेज एम्प्लॉयमेंट की ज़रूरत है और कोई भी ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें कि किसी तरह की स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। और इसको एक तरीके से फुली तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए पैसा देती है और इसमें स्टेट गवर्नमेंट जो है वो कोई भी अपना पैसा नहीं लगाती है। और इसके साथ ही इसके लिए फूड ग्रेन्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है स्टेट्स को ताकि इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। और जब मनरेगा जो था वो जब फोर्स में आया तो NFWP जो था उसको सबस्यूम कर दिया गया इसी प्रोग्राम में, और दोनों अब एक साथ चलते हैं। और इसके साथ ही एक दूसरा प्रोग्राम भी है जिसके बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, और वह है प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना PMRY। तो देखिए ये जो स्कीम है इसको स्टार्ट किया गया था 1993 में। तो देखिए इस स्कीम का एक तरीके से टारगेट था कि लोगों में एक तरीके का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दिया जाए लोगों को जो कि एक तरीके से एजुकेटेड हैं लेकिन उनके पास जॉब नहीं है। और ये एक तरीके से टारगेट करता था रूरल एरियाज़ को और इसके साथ ही स्मॉल टाउन्स को, यानी छोटे शहरों में जो लोग रहते हैं। तो देखिए इनको जो लोग इस काम के लिए आगे आते थे यानी इस स्कीम का फ़ायदा उठाना चाहते थे, उनको छोटे बिजनेस इस्टेब्लिश करने में या फिर छोटे इंडस्ट्रीज़ इस्टेब्लिश करने में हेल्प किया जाता था। और अभी भी किया जाता है, ऐसा नहीं है कि पहले ये किया जाता था। और इसके साथ ही एक और स्कीम है वो है रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम REGP। इसको लॉन्च किया गया था 1995 में। और देखिए इसका जो एम था वो था एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करना रूरल एरियाज़ में और स्मॉल टाउन्स में क्रिएट करना। और देखिए टारगेट जो था इसका वो था करीब 25 लाख नए जॉब क्रिएट करना। और ये लागू किया गया था 10th 5-year प्लान में। और इसके बाद है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, और इसको लॉन्च किया गया था 1999 में। और इसको आगे हम देख लेते हैं। तो ये सभी स्कीम्स हैं, मुझे नहीं लगता कि ये सभी आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ शॉर्ट में। तो देखिए इस प्रोग्राम का एक तरीके से टारगेट ये था कि जो असिस्टेड पुअर फैमिलीज़ हैं उनको एक तरीके से पॉवर्टी लाइन के बाहर लाया जाए और इसके लिए उनको ऑर्गेनाइज़ किया जाए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में और बैंक क्रेडिट और गवर्नमेंट सब्सिडी की मदद से। तो यहाँ पर एक वर्ड है असिस्टेड पुअर फैमिलीज़। तो देखिए इसका सिंपली मतलब ये हुआ कि वैसे लोग जिनको कि गवर्नमेंट के द्वारा फूड ग्रेन्स दिए जा रहे हैं और दूसरे तरह के असिस्टेंस दिए जा रहे हैं, उन फैमिलीज़ की यहाँ पर बात हो रही है। इसके बाद एक और है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। तो देखिए इसको 2000 ईस्वी में लॉन्च किया गया था और इसमें सेंट्रल असिस्टेंट प्रोवाइड किया जाता था स्टेट्स को बेसिक सर्विसेज के लिए, जैसे कि प्राइमरी हेल्थ के लिए, प्राइमरी एजुकेशन के लिए, रूरल सेंटर के लिए, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए। और इसमें देखिए जैसे गाँवों में स्कूल बनाना हो गया, फिर हॉस्पिटल बनाना हो गया, इस तरह की चीज़ें के लिए इसमें स्टेट गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देती है और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो गाँव में जाकर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो गाँव में जाकर काम करती है। और इसके अलावा दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्कीम है वो अंत्योदय अन्न योजना है, और इसके बारे में आप ज़्यादा नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो देखिए शॉर्ट में हमने यहाँ पर देखा कि कौन कौन से स्कीम जो हैं वो जिनको यूज़ किया जा रहा है पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए सरकार द्वारा। इसके अलावा भी बहुत सारे स्कीम्स हैं जिनको यूज़ किया जाता है या फिर चलाया जाता है ताकि लोगों को पॉवर्टी लाइन से बाहर लाया जा सके। तो देखिए जो रिज़ल्ट है इन प्रोग्राम्स का वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम परफेक्ट है और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल ख़राब है। कुछ जगहों पर इसका रिज़ल्ट जो है काफ़ी अच्छा रहा है और कुछ जगहों पर बिल्कुल ही ख़राब एक तरीके से रिज़ल्ट रहा है। तो देखिए जो सबसे बड़ा रीज़न है उतना इफ़ेक्टिव ये जो प्रोग्राम्स हैं ये नहीं रहे हैं, उसका रीज़न ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन उतनी अच्छी तरीके से नहीं हुआ है और टारगेटिंग भी अच्छी तरीके से नहीं हुआ है। और इसके साथ ही बहुत सारे जो स्कीम्स हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप करते हैं, यानी उतनी अच्छी तरीके से वो इम्प्लीमेंट नहीं होते हैं। और गुड इंटेंशन के बावजूद, यानी अच्छे इंटेंशन से स्कीम को बनाया गया है और बहुत सारी चीज़ों को सोच कर बनाया गया है, लेकिन जो बेनिफिट है इन स्कीम्स का वो पूरी तरीके से उन गरीबों के पास नहीं पहुंचता जिनके लिए ये इन स्कीम्स को बनाया गया है और जिनको इन चीज़ों की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। और इसलिए बहुत ही ज़्यादा ये ज़रूरी है कि ज़्यादा इम्फेसिस किया जाए इन प्रोग्राम्स को अच्छी तरीके से मॉनिटर करने के लिए। और अगर ये चीज़ें जो हैं, यानी ये जो प्रोग्राम्स, इनको अगर अच्छी तरीके से मॉनिटर किया जाए तो हो सकता है आने वाले कुछ सालों में इंडिया में हम देखेंगे कि पॉवर्टी जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो चुकी है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है इसी में, वो है द चैलेंजेस अहेड, यानी कि आगे हमारे लिए क्या चैलेंज होंगे आने वाले सालों में और इन सभी चीज़ों के बावजूद क्या चैलेंजेस हैं
तो देखिए पोवर्टी जो है वो आपने देखा कि इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन हुई है अगर हम कंपेयर करें 1980s से 1970s से। लेकिन इन प्रोग्रेस के बावजूद भी जो पोवर्टी रिडक्शन है वो इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट चैलेंज है और सबसे बड़ा चैलेंज है। और अगर हम डिस्पैरिटीज़ की बात करें तो जो रूरल और जो अर्बन एरियाज़ हैं उसमें आपने देखा कि अलग अलग स्टेट्स में आपको डिस्पैरिटीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। कुछ स्टेट्स में कम है, कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा है। और इसके साथ ही जो सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप हैं कुछ वो ज़्यादा वल्नरेबल है पोवर्टी के लिए। कुछ आपने देखा कि सोशल ग्रुप्स हैं उनमें बहुत ज़्यादा संख्या है लोगों की जो पोवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं, और कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिनमें बहुत ही कम संख्या में लोग पोवर्टी लाइन के नीचे रहते हैं। तो देखिए पोवर्टी रिडक्शन जो है वो ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि अगले 10 से 15 सालों में इसका रिजल्ट जो है वो काफ़ी बेहतर होगा और बहुत सारे लोग पोवर्टी से बाहर आ जाएंगे। और इसका एक तरीके से बड़ा रीज़न ये है कि इंडिया में अभी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफ़ी हाई चल रहा है और बहुत ही सारे लोगों को जॉब्स मिल रहे हैं। और इसके साथ ही सरकार जो है वो इस बात पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस दे रही, काफ़ी ज़्यादा दबाव दे रही है कि लोगों को फ्री एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। और इसके साथ ही जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो भी आपने देखा होगा पिछले कुछ सालों में काफ़ी कम हुआ है। और इसके साथ ही वोमेन को भी काफ़ी एम्पावर किया जा रहा है, वोमेन्स को बहुत सारे पावर्स मिल रहे हैं। और जैसा कि आप जानते ही होंगे कि जो पंचायत इलेक्शंस होते हैं, लोकल बॉडी इलेक्शंस होते हैं, वहाँ पर लोगों वोमेन्स के लिए सीट रिजर्व कर दिए गए हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें की जा रही हैं। और इसके साथ ही जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं सोसाइटी के और जो सोशली वीकर सेक्शंस हैं उनको एम्पावर करने की कोशिश की जा रही है और उनको एलिवेट करने की कोशिश की जा रही है कि वैसे कंडीशन में आ जाएं कि वो आसानी से अपना ख्याल रख सके और वो पॉवर्टी लाइन के बाहर आ जाएं। तो देखिए जो ऑफिशियल डेफिनेशन है पॉवर्टी का वो एक तरीके से एक लिमिटेड पार्ट को कैप्चर करता है पॉवर्टी का, जो कि एक तरीके से लोगों के लिए रियली मीन करते हैं। यानी पॉवर्टी के लिए पॉवर्टी जो चीज़ हम सोचते हैं गरीबी, उसमें से बहुत ही कम चीज़ को जो ऑफिशियल डेफिनेशन है वो टारगेट करता है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर जो पॉवर्टी का डेफिनेशन उसमें सिंपली कहा जाता है कि $1 से कम अगर कोई व्यक्ति कमाता है रोजाना तो वो पॉवर्टी के नीचे है। लेकिन अगर हम रियलिटी में बात करें तो ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर ₹100 कमाता है रोजाना तो वो अपना ख्याल बहुत अच्छी तरीके से रख पाएगा, नहीं। उसके बावजूद भी उसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है और हम कह सकते हैं कि वो अभी भी गरीबी के कंडीशन में ही है। तो देखिए तो यहाँ पर एक बात की जाती है, जो सरकारें बात करती है या फिर जो पूरा सिस्टम बात करता है कि इसमें बात किया जाता है मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल की। और ऐसा नहीं बात किया जाता कि रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग। इसका मतलब मिनिमम सब्सिस्टेंस लेवल का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक व्यक्ति को उसको बिल्कुल बेसिक चीज़ें कितनी पैसे में मिल जाती हैं, इस चीज़ की बात की जाती है। अगर हम एक रेट तय करें और अंदाज़ा लगाएं तो करीब 1800 रुपये अगर कोई व्यक्ति अगर महीने का कमाता है, ये मैं वर्ल्ड बैंक का डाटा का बात कर रहा हूँ, $1 डेली, तो इसको करीब अगर कन्वर्ट करेंगे तो आप 1900 के आसपास आएगा मंथली एक व्यक्ति का। तो उतना पैसा अगर कोई एक व्यक्ति कमाता है तो वो अपना भोजन जो है वो जुगाड़ कर सकता है, उसे मिल सकता है। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं जैसे कि अगर कपड़े की बात कर लें, होम की बात कर लें, तो ये सभी चीज़ें हम एक तरीके से एक्स्ट्रा में रख देते हैं, सरकारें एक्स्ट्रा में रख देती हैं। और पॉवर्टी में एक तरीके से हम वैसे कंडीशन की बात करते हैं जैसे भुखमरी की कंडीशन हो गई कि आपको बिल्कुल खाने को नहीं मिल रहा, आपके पास उतने भी पैसे नहीं हैं। और यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए कि यहाँ पर रीजनेबल लेवल ऑफ लिविंग की बात नहीं की जाती है जब भी हम पॉवर्टी की बात करते हैं। हाँ, हम गरीबी कह सकते हैं, कोई व्यक्ति जो है वो पॉवर्टी के बाहर है लेकिन वो गरीब हो सकता है, लेकिन उसको पॉवर्टी के अंदर नहीं रखा जाएगा। यानी कि वो उस कंडीशन में नहीं है कि वो अपने परिवार का खर्चा नहीं चला पाए, अपने परिवार को भोजन नहीं करा पाए। वो अपने परिवार को भोजन करा पा रहा है, वो भोजन के लिए सक्षम है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अमीर हो गया है, वो अभी भी गरीब है। बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं, बहुत सारे जो अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये एक तरीके से आर्ग्यू करते हैं। उनका कहना है कि हमें जो कंसेप्ट है ह्यूमन पॉवर्टी का उसको एक तरीके से फैलाना चाहिए, ब्रॉडेन करना चाहिए। और बहुत सारे लोग जो हैं वो आसानी से खुद को फीड कर पाते हैं, यानी भोजन करा पाते हैं, लेकिन क्या उनके पास एजुकेशन है? नहीं है। क्या उनके पास शेल्टर है? नहीं है। क्या उनके पास हेल्थ केयर है? नहीं है। क्या उनके पास जॉब सिक्योरिटी है? नहीं है। या फिर उनके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस चीज़ भी है? नहीं। और क्या उनके पास कास्ट डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से वो फ्री हो चुके हैं, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है? नहीं। और क्या प्रैक्टिस जो है चाइल्ड लेबर का वर्ल्ड में वो ख़त्म हो चुका है? नहीं।
अभी भी वो चलता है। तो इसके साथ ही जो वर्ल्ड वाइड एक्सपीरियंस है वो हमें ये दिखाता है कि जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट के साथ जो डेफिनेशन है पॉवर्टी का उसको भी चेंज होना चाहिए। यानी अगर हम आज के अगर 30 साल पहले अगर हम बात करते तो इंडिया में डेवलपमेंट उतना ज़्यादा नहीं हुआ था। उस समय अगर हम बात करते कि कोई व्यक्ति अपना भोजन चला पा रहा है या नहीं, उसे खाने को मिल रहा है नहीं, उस हिसाब से हम पॉवर्टी तय करेंगे तो वो उस समय काम करता है। लेकिन अगर हम आज की बात करें तो आज डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और बहुत सारे लोग बहुत अच्छी कंडीशन में रह रहे हैं। तो अगर हम इस समय भी बात करें केवल भोजन की, तो वैसे कंडीशन उस तरीके से अगर हम सोचेंगे तो उतना अच्छा नहीं होगा। हमें जो सिस्टम है यानी कि जो हमारी सोच है पॉवर्टी के बारे में उसको एक तरीके से फैलाना होगा और बड़े लेवल पर हमें सोचना होगा। और इसके साथ ही जो पॉवर्टी को ख़त्म करना जो है ये एक हमेशा से मूविंग टारगेट रहा है। मूविंग टारगेट का मतलब ये हुआ कि आप कभी इस जगह जाना चाहते हैं, कभी वहाँ टारगेट करना चाहते हैं। मतलब कि आज पॉवर्टी इस फेज़ में है या इस तरीके से, मतलब कि कभी सोशल बैकवर्ड जो ग्रुप्स हैं उनको आप टारगेट करना चाहते हैं, कभी जो इकोनॉमिकली वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनको आप टारगेट करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि एक पॉवर्टी एक चीज़ है जिसमें आप एक तरह की स्कीम चलाकर या एक तरह के काम करके आप पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हैं। नहीं, आपको पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए हमेशा समय के अनुसार आपको अलग अलग रूल्स बनाने होते हैं, अलग अलग आपको प्रोग्राम्स चलाने होते हैं। जैसे कभी आपको सोशली वीक क्लासेस को टारगेट करना होता है, कभी इकोनॉमिकली वीक क्लासेस को टारगेट करना होता है। अगर आप अर्बन एरिया में देखें तो वहाँ पर लोगों को टारगेट करना होता है। इस तरीके से आपको हमेशा अलग अलग रूल्स या फिर अलग अलग तरीके अपनाने होते हैं पॉवर्टी को ख़त्म करने के लिए। और अगर हम भविष्य की बात करें तो भविष्य में बहुत ही आसानी से हम एक मिनिमम जो एक बेसिक नेसेसरी चीज़ है वो हम प्रोवाइड कर सकते हैं लोगों को, अगर हम अगले 10 साल की बात करें तो। लेकिन जो टारगेट जो है वो अगले 10 साल में भी एक तरीके से आगे बढ़ जाएगा और चेंज हो जाएगा, और ये हमारे लिए उस समय भी एक बड़ा चैलेंज रहेगा। जैसे कि हेल्थ केयर प्रोवाइड कराना, एजुकेशन प्रोवाइड कराना, जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना, और इसके साथ ही जेंडर इक्वालिटी और डिग्निटी प्रोवाइड कराना पुअर के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं और उस समय और भी बड़ी चीज़ें हो जाएंगी, और भी बड़े टारगेट्स हो जाएंगे सरकार के लिए भी और देश के लिए भी। तो देखिए ये हो गई पॉवर्टी के बारे में बात। तो यहाँ पर हम ख़त्म करते हैं हमारा चैप्टर। तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।